नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम मानव भूगोल से संबंधित है। साथ ही एमए पूर्वार्ध के भूगोल के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम भौगोलिक चिंतन के इतिहास से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है मानव एवं पर्यावरण संबंधों की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स। भाग 1 के अंतर्गत हमने निश्चयवादी विचारधारा का अध्ययन किया था। आज हम संभववादी विचारधारा पॉसिबिलिज्म का अध्ययन करेंगे। संभववाद पॉसिबिलिज्म निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत यह महसूस किया गया कि मनुष्य की क्षमताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं कर सकती, वरन मात्र वह प्रभाव डाल सकती हैं। इस विचारधारा के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं और मनुष्य अपनी छांट के द्वारा या अनुसार उनका उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता विडाल डी ला ब्राज थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ला फेब्रे ने किया था। फेब्रे के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है और उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावनाओं के दर्शन पर आधारित है। इसी संदर्भ में ला फेब्रे ने लिखा है कि there are no necessities but everywhere possibilities and man is master of possibilities is the judge of their use। अर्थात मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो अन्य तत्व जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि का होता है। मनुष्य सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी है जिनसे वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन करते हुए अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करता है। संभववादी विचारधारा के जनक ब्लाश ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। ब्लाश के अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। अकॉर्डिंग टू विडाल डी ला ब्लाश, नेचर इज़ नेवर मोर देन एन एडवाइज़र। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन स्थापित करते हुए उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता को रखता है। प्राकृतिक कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान वे स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लाश ने यह भी बताया कि मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल तथा बौद्धिकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र पर्यावरण के प्रभाव को माना जाना चाहिए, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती। ब्लाश मनुष्य को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानते थे जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है। ब्लाश ने मानव के कार्य को महत्व देते हुए कहा कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से लेकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने के कार्य को किया है। इतना ही मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है। भिन्न भिन्न प्रकार के अनुकूल उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्मों को तैयार किया है। इसी संदर्भ में मानव की परिवर्तनकारी शक्ति पर बल देते हुए ब्लाश महोदय ने कहा है कि Man has influenced the living world larger and more generally than has been supposed। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव और निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती है। डेविस के शिष्य ईसा बोमेन ने भी भौगोलिक अध्ययन में
संभववादी जड़ों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान का विकास और विस्तार होता है, प्राकृतिक वातावरण और संसाधनों के उपयोग का स्वरूप और उनकी मात्रा में भी परिवर्तन और विकास होता है। कॉल सावर ने भी मानव की कौशल और क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा पर बल दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नियतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। ब्लाश के शिष्य जीन ब्रून्स भी संभववादी समर्थक थे। मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को सहन नहीं करता और उसे परिवर्तित करने में प्रयासशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी अधिक सीमित नहीं है कि इसमें छांट की संभावनाएं नहीं हो। प्राकृतिक वातावरण के द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, लेकिन उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। इस परिवर्तन से मनुष्य इन प्राकृतिक तथ्यों को अपने उपयोग योग्य बनाता है। ब्रुन्स ने पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए मानव की क्षमता को महत्व दिया। पर्यावरण को एक सीमाकारी और अवरोधक शक्ति माना, न कि नियंत्रणकारी। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एसा बोमेन ने भी संभववाद का समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक द पायनियर फ्रिंज में लिखा है कि द ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड only in the narrow and special sense of the word. The moment we give them human associations, they are changeful as humanity itself. ईसा बोमेन के अनुसार चिंतन और विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान और उसके पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी इन सभ्यताओं को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकती। वे केवल मानव के समूह द्वारा त्यागी और अपनाई जाती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय समाज के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव के द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तथ्यों की खोज की जाती है और इनके विकास के साथ साथ इन्हें नया नया महत्व मिलता जाता है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगल ने भी संभववादी विचारधारा का समर्थन किया है। डिमांजिया ने भी मानव शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया था कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा पाताल तोड़ कुएं और नदियों के नियंत्रण के द्वारा मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास के द्वारा वातावरण में कई परिवर्तन किए हैं, जो कि इनकी संभववादी विचारधारा के समर्थन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार संभववाद निश्चयवाद के विपरीत विकसित होने वाली एक विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया था। उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक मानव को माना गया है। इस प्रकार ये थी संभववादी विचारधारा। जैसे जैसे अन्य विचारों का विकास हुआ, वैसे वैसे संभववादी विचारक की भी आलोचनाएं हुई। इसीलिए कह सकते हैं कि संभववादी विचारकों ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए वह अपना विकास करता है। अतः कह सकते हैं कि ना तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वोच्च हैं और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों के आपसी संबंध और आपसी सामंजस्य पर ये संबंध आधारित है और मानव भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों में सामंजस्य को स्थापित करना है। इस प्रकार आज हमने मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं के भाग 2 के अंतर्गत संभववादी विचारधारा का अध्ययन किया है। अब इसके आगे के भाग 3 में हम नियो डिटर्मिनिज्म नव निश्चयवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे।